Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को ख़त्म कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, किस तरीके से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो होता है और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हमें एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो होते हुए नज़र आता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसीड करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन से। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एड्जॉर्बेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। आप चाहे तो एड्जॉर्बेंट को लिक्विड फेज में भी कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे तो एड्जॉर्बेंट को सॉलिड स्टेट में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, बीकर है, जिसके अंदर लिक्विड हम लोगों ने डाल रखा है। ठीक है, इसको हम एड्जॉर्बेंट मान रहे हैं। एड्जॉर्बेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने सरफेस को प्रोवाइड कर रहा है सो दैट उसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैरिड आउट हो सके, उसे हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एड्जॉर्बेंट को सॉलिड भी कंसीडर कर सकते हैं कि कोई सॉलिड है और उसके सरफेस पर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है। तो ये मेरा एड्जॉर्बेंट है लिक्विड स्टेट में और यहाँ पर जो एड्जॉर्बेंट है वो है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अब देखिए, कोई भी चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो, कोई भी चीज़ हो, वो किसी ना किसी पार्टिकल से तो मिलके बनती है। चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, किसी ना किसी चीज़ से तो एड्जॉर्बेंट बना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एक होते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। और इन दोनों का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। ये सेम तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं बल्क मॉलिक्यूल्स की, तो बल्क मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से हैं? जो अंदर हैं। ठीक है, जैसे ये लिक्विड है इसके अंदर वाले, और एड्जॉर्बेंट ये सॉलिड वाला है इसके अंदर वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होता है, जैसे कि किसी भी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लो, किसी भी चीज़ से बना हो, वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बल्क वाला मॉलिक्यूल होता है उसके नेबरिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो उसको सारी डायरेक्शंस में से, ऑल डायरेक्शन में से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसको आप इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि मैं हूँ और मुझे एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है, एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है। अगर मुझे दोनों बच्चे सेम फोर्स से खींचेंगे, यहाँ वाला और यहाँ वाला इक्वल स्ट्रेंथ से अगर खींच रहा है, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद एक बच्चा आगे से खींच रहा है और एक बच्चा पीछे से खींच रहा है, चार बच्चे खींच रहे हैं और दोनों चारों के चारों अगर इक्वल स्ट्रेंथ से खींचेंगे तो भी मेरी पोजीशन सेम नहीं होगी, क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरे ऊपर ज़ीरो लग रहा होगा। डिफरेंट डायरेक्शन से खींच रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड से खींच रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर जो बल्क में मॉलिक्यूल होता है उसको उसके बगल वाले नेबरिंग एटम इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस पे जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या होता है? ज़ीरो। नेट रिजल्ट जो लग रहा होता है वो क्या लग रहा होता है? ज़ीरो। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं सरफेस के पार्टिकल की, सरफेस पे जो पार्टिकल हैं ये सेम एनवायरनमेंट फील नहीं कर रहे होते जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं। इनको नीचे से तो पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बट ऊपर इनके सतह पर तो कुछ होता ही नहीं है। ऊपर क्या है? सरफेस के पार्टिकल तो ये है ना कि ये जो सरफेस था वहाँ पे पार्टिकल्स आ गए। इन द सेम वे यहाँ पे भी है, जो बल्क वाला पार्टिकल है उसको उसके नेबरिंग वाले पार्टिकल सारे अपोजिट डायरेक्शन से खींच रहे हैं, इक्वल स्ट्रेंथ से, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट जो सरफेस वाला पार्टिकल है उसको सिर्फ नीचे से अट्रैक्शन मिल रहा है, ऊपर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। समझ में आया? तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी कोई चीज़ आपस में रिएक्ट करती है,
ठीक है, कोई भी चीज़ जब आपस में बॉन्ड बनाती है या किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वो मॉलिक्यूल को या किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो ये वाले जो बल्क वाले पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ये स्टेबल हैं, और क्योंकि ये स्टेबल हैं तो इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कम है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कम होती है पार्टिकल्स की। बट अगर हम सरफेस वाले पार्टिकल की बात करें तो सरफेस वाले पार्टिकल क्या है, उनको नीचे से तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं बट ऊपर से कोई अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इन पे जो नेट रिजल्टेंट है वो ज़ीरो नहीं है। और क्योंकि इन पे नेट रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं आ रहा है इसीलिए ये पार्टिकल होते हैं अनस्टेबल। ठीक है, और क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, तो मैं अनस्टेबल की बजाय ये लिख देती हूँ कि स्टेबिलिटी कम है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है बल्क वालों के कंपैरेटिवली, तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, ज़्यादा। अब हर कोई चीज़ इस यूनिवर्स में अपनी एनर्जी कम करना चाहता है और अपने आप को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, अपने नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़ीरो करने के लिए अपने सरफेस पे एड्जॉर्बेट को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, जब इनके सरफेस पर एड्जॉर्बेट आता है तो एड्जॉर्बेट क्या करता है कि जो एड्जॉर्बेंट के सरफेस वाले पार्टिकल हैं उनको ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इस सरफेस के जो पार्टिकल है इन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सारी डायरेक्शन से एक समान लगने लग जाता है। अब सारी डायरेक्शन से अगर एक समान लगेगा तो नेट रिजल्टेंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ज़ीरो, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, जो कि पहले कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। अब आप एक बात बताइए कि कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी है 10 और वो अपने आप को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहा है जिसकी एनर्जी है 6। एक सिचुएशन थी जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर एड्जॉर्बेट आकर नहीं चिपका था तो इनके कुछ एनर्जी थी, फिर जब इसके सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो गया और इनको स्टेबिलिटी मिल गई, इसने अपनी एनर्जी कम कर ली, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो कम करी है इसने उसे हीट की फॉर्म में बाहर निकालेगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी रूप में तो एनर्जी को बाहर निकालेगा ना, तो हीट की फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। और इसीलिए जो हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एड्जॉर्प्शन जो है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जब भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उस समय, उस दौरान हीट जो है वो बाहर निकलती है। और हीट क्यों बाहर निकल रही है, क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल्स स्टेबल हो रहे हैं और स्टेबिलिटी की वजह से अपनी एनर्जी कम कर रहे हैं। और वो स्टेबल कैसे हो रहे हैं, नीचे से पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो ऊपर से भी पार्टिकल अट्रैक्ट करने लगे। सारे डायरेक्शन से जब इक्वल फोर्स से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उस पर ज़ीरो, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलने लगेगी। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला कि जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन करिए कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे होता है। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें डायग्राम बना के विद थ्योरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थ्योरी मैं अभी लिख दूँगी, पहले आप इसको समझिए। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ हमने कोई भारी भरकम सी चीज़ें तो डिस्कस की नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, यहाँ तक जो हम पढ़े या समझे हमें यह समझ में आ गया कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकल रही है बाहर, हम एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ से इतनी बात पता चल गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये पता है कि अगर हम यहाँ पर एड्जॉर्बेट को गैस कंसीडर करके चल रहे हैं तो गैस के पार्टिकल तो आके इसके सरफेस पर चिपक रहे हैं। अब जब वो इसके सरफेस पर चिपकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो मोशन है वो तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब वो जैसे पार्टिकल गैस के इधर उधर ऐसे रैंडमली घूम रहे थे कंटेनर के अंदर या वेसल के अंदर, अब वो इधर उधर घूमने की बजाय एक सतह पर धीरे धीरे बैठ रहे हैं, शांत हो रहे हैं, तो उनका जो मोशन है, उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्योंकि रैंडमनेस
कम हो रही है तो एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि वो क्या हो रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, किसी भी रिएक्शन का अगर आपको चेक करना है कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कोई भी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होती है, तभी खुद से होती है, अगर उसका डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि भाई जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू नेगेटिव है। हमें डेल्टा जी अगर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कराना है, जो कि खुद से होता भी है, इसकी वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग देखूंगी कि भाई कैसे हमारा हिसाब किताब बने कि भाई ओवरऑल आंसर जो है वो नेगेटिव में आए। तो ये तो पता चल गया कि जब सरफेस के पार्टिकल एड्जॉर्ब होते हैं, सरफेस पे पार्टिकल जब एड्जॉर्ब होते हैं तो वो स्टेबिलिटी देते हैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से एनर्जी कम होती है, और जितना भी एनर्जी में चेंज आता है, जितनी भी वो कम हुई है वो हीट की फॉर्म में निकालता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं और उनका मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो रेंडमनेस कम हो रही है, तो जो हमारी एंट्रोपी की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टी डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है या ये जो वैल्यू है ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। समझ में आया? तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा तभी नेगेटिव आएगा जब हमारे पास डेल्टा एच की जो मैग्नीट्यूड है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन किसके, टी डेल्टा एस के। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको ओवरऑल आंसर नेगेटिव में चाहिए तो आपको जो भी माइनस कर रहे हो जिसमें से, वो नेगेटिव वाला नंबर के तौर पे तो बड़ा होना चाहिए। -3 + 2 करोगे तभी तो आंसर -1 आएगा ओवरऑल। अगर तुम h ही छोटा लेने लग गए, मान लो h ले लिया 2 और t डेल्टा s की वैल्यू हो गई 3, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, फिर तो स्पॉन्टेनियस होगा नहीं वो। तो एक नेगेटिव है और ये एंट्रोपी नेगेटिव होने की वजह से टी डेल्टा एस धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेट रिजल्टेंट है वो नेगेटिव आए, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से बड़ी होनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके सीधा आपके दिमाग में बात घुसे। ठीक है, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं बहुत ही इसको अलग तरीके से घुमा फिरा के, मुश्किल वर्ड्स का यूज़ करके या अलग तरीके से भी पढ़ा सकती हूँ, बट मेरा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जितना सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बात को डिलीवर कर सकूँ वो कर दूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको भी एक ही बार में समझ में आ जाए। तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है, एड्जॉर्प्शन हमारा जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और वो कब होता है, जब हमारा एच जो है डेल्टा एच वो नेगेटिव हो, एंट्रोपी टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, बट डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, टी डेल्टा एस से। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड थ्योरी लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको मैकेनिज्म में डिस्कस किया, ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पर थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स की टेंशन ना रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है तो इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एड्जॉर्प्शन अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट, एड्जॉर्प्शन तब होता है that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particle inside the bulk। तो आपका जो भी एड्जॉर्बेंट हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, उसके अंदर वाले पार्टिकल और उसके सरफेस वाले पार्टिकल सेम एनवायरनमेंट में नहीं होते, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। अब देखिए क्या होता है,
इनसाइड द एड्जॉर्बेंट के अंदर ऑल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें इस तरीके से बल्क वाले पार्टिकल की, तो वो नेबरिंग वालों से सारी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस हैं, ऑल द फोर्सेस, ये क्या होती हैं, म्यूचुअली बैलेंस होती हैं। बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स ऑन ऑल साइड्स। पर जो सरफेस वाला पार्टिकल होता है वो सारी डायरेक्शन से, सारी दिशाओं से अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, एंड हेंस दे पोजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से सरफेस के पार्टिकल पर अनबैलेंस या फिर कुछ बची हुई अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही होती हैं। दीज फोर्सेस अट्रैक्ट द एड्जॉर्बेट पार्टिकल ऑन इट्स सरफेस, और इन्हीं की वजह से एड्जॉर्बेट जो है वो सरफेस पर अट्रैक्ट होना शुरू होता है। ठीक है, ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी एज हीट। फिर जब ये एड्जॉर्बेट आके चिपक जाता है और इस पे जो फोर्स लग रहा होता है वो बैलेंस होने लगता है, तो सरफेस वाले पार्टिकल को स्टेबिलिटी मिलने लगती है, जिसकी वजह से मतलब अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो इस पार्टिकल की एनर्जी कम होने लगेगी, और जितनी भी ये कम कर रहा है उस एनर्जी को ये बाहर लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देयरफॉर एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। As the molecules of the gas are held on the surface, hence entropy decreases। अब क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे एक तरीके से जब एड्जॉर्ब होते हैं तो उनका मोशन कम होने लगता है और वो रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, तो उनकी एंट्रोपी भी कम होने लगती है और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब माइनस टी डेल्टा एस जो है वो इस इक्वेशन के अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, या आप चाहते हैं कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो, तो उसका डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा एच का वो क्या होता चाहिए, ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अब देखिए क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, अगर ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, -2 में +2 ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। और कौन सी सिचुएशन अटेन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच जो है वो इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस के, तो इक्विलिब्रियम जो है वो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस अटेन कर लेता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो हमें कहाँ कहाँ काम आता है। देखिए इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 10 एप्लीकेशंस लिखे हैं। आपको सिर्फ इनके नाम, इनकी हेडिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आसान से प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। मान लीजिए कोई भी ऐसी नीड हमें पड़ गई, हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि हमें किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान या किसी भी सिचुएशन के दौरान हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर या जो भी क्लोज रूम वगैरह है, अगर वहाँ पर हार्मफुल या पॉइजनस गैस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एड्जॉर्बेंट के टुकड़े डाल सकते हैं। तो वो एड्जॉर्बेंट क्या करेगा, वो एड्जॉर्बेंट अपने सरफेस पे इन गैस के पार्टिकल को एड्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे इस एरिया के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लेगा, तो एक तरीके से वहाँ से गैसेस को हटा देगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, गैस मास्क। गैस मास्क आपने देखा होगा, डिवाइस होती है फेस पे हम लोग लगा माइनिंग वगैरह जो लोग करते हैं
तो वो फेस पे लगाते हैं, है ना, जब भी कभी खुदाई वगैरह करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस वगैरह जो है वो निकल रही होती है। तो उनके गैस मास्क के अंदर ही कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट फिट किए गए होते हैं कि जैसे ही गैस पास होगी तो वो पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्बेंट अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और अंदर जो है वो गैस को प्यूरिफाई करके भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैस मास्क के अंदर भी हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फिर होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आपने देखा भी होगा ऑर्गेनिक में हम इतनी फेमस रिएक्शन है ये कि जैसे अल्कीन है, हाइड्रोजिनेशन करना है वेजिटेबल ऑयल्स का, हमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं, रैने निकल या फिर प्लैटिनम, पैलेडियम, और ये हाइड्रोजन जो है इस पे जाके जुड़ जाता है एंड इट फॉर्म्स एल्केन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये कैटलिस्ट होता है, जैसे कि जो भी है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, निकल है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये अपने सरफेस पे इनको एड्जॉर्ब करता है, कि इनके वेपर्स को एड्जॉर्ब करेगा। ठीक है, गैशियस रिएक्शन ये हो रही होती है, और फिर इनको एड्जॉर्ब करके इनके बॉन्ड्स को वीक कर देता है, इनके बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा, और फिर इनकी रिएक्शन करा देगा अपने सरफेस पे, फिर इनको डिटैच कर देगा और इनको अल्केन में या जो भी चीज़ है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हुआ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शन नहीं हो रही होती, तो कैटलिस्ट क्या करता है, अपने सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे रिएक्शन हो सके, और बहुत सारी रिएक्शन को उसके रेट को एनहांस कर देता है, स्पीड को एनहांस कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी जगह कैटलिस्ट जो है वो काम आता है। फिर है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसे इन डिटेल में आप मेटलर्जी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। जो भी लो ग्रेड के सल्फाइड ओर्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी वहाँ पर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसके अंदर हम वाटर डालते हैं, वो इम्प्योरिटी को नीचे सेटल डाउन कर देता है। पाइन ऑयल वगैरह डालते हैं तो वो ओर के पार्टिकल को फ्रोथ के साथ साथ ऊपर ले आता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने मेटलर्जी प्रोसेस नहीं पढ़ा उन्हें नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो बट फिर भी मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, या तो घर में मम्मी निकालती होंगी या फिर वैसे भी देखा होगा कभी वीडियो वगैरह में या कहीं पे, जब हम मक्खन निकालते हैं तो मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, हाई स्पीड में उसको बिलोया जाता है ना, मिक्स किया जाता है, और फिर मक्खन ऊपर तैरने लगता है और फिर हम मक्खन को सेपरेट कर लेते हैं। इन द सेम वे जब हमारे पास कोई ओर होती है तो हम उसके सॉल्यूशन को लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही एक पाइप सी लगी होती है जिसके अंदर छेद होते हैं, और उसमें से हम हॉट एयर को ब्लो करते हैं। हॉट एयर आती है जिस इन छेदों में से बाहर निकलती है, और उसकी वजह से सॉल्यूशन जो है वो मिक्स होता है, बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है। तो पानी जो होता है, वाटर, वो तो इम्प्योरिटी को नीचे बिठा देता है, और जो ऑयल है वो झाग की फॉर्म में ओर के पार्टिकल को फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर ले आता है। फिर हम इस झाग को निकाल लेते हैं, सुखाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो रहा है इधर। ठीक है, पर कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे पाइन ऑयल या कोई भी चीज़ जो फ्रोथिंग एजेंट हमने डाला, वो अपने सरफेस पे ओर के पार्टिकल को एड्जॉर्ब करने का काम करता है। तो वहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, फिर है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप कोई भी नया बैग अगर ख़रीद के लाते हो, नई बॉटल अगर आप ख़रीद के लाते हो, तो उसके अंदर एक वाइट कलर का पैकेट होता है जिस पे लिखा होता है सिलिका जेल, है ना। तो वो क्यों होता है कि भाई जो भी हम नया बैग है या जो नई वाटर बॉटल है या कोई भी नई चीज़ है, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है, कोई मतलब बैक्टीरिया ना पनपे या कोई फंगस वगैरह ना लग जाए या कुछ भी काई वगैरह ना जमे, किसी भी वजह से कुछ भी मतलब एक तरीके का बैक्टीरिया ना पनपे, तो सिलिका जेल को पैकेट्स के अंदर डाला जाता है। वो पैकेट बड़ा ट्रांसपेरेंट सा होता है। तो सिलिका जेल क्या करती है, अगर गलती से उस चीज़ के अंदर मॉइस्चर आ जाता है या ह्यूमिडिटी जो भी आ रही है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और उसको मॉइस्चर फ्री रखती है ताकि वो नया बैग या नई बॉटल जो है हमारी ख़राब ना हो। फिर है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। अब बहुत सारे हमारे जब रिएक्शन होती हैं, आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे भी कोलॉइड्स के अंदर, जैसे प्रेसिपिटेट बन गया सिल्वर आयोडाइड का, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ प्रेसिपिटेट की अपने सरफेस पे डाइज, जैसे ईओसिन डाई हो गई या अदर डाइज हो गई, उनको एड्जॉर्ब करके एंड पॉइंट दे देते हैं। तो वहाँ पे भी ये एक एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे काम आते हैं। फिर है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। मान लीजिए कोई वाटर है आपके अंदर पास, मैं कह रही हूँ आपके अंदर हाँ ठीक है, आपके अंदर तो है ही, सबके अंदर पानी होता है।
हाँ तो एक कंटेनर है आपके पास जिसके अंदर कुछ कलर्ड इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एड्जॉर्बेंट को डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जो इम्प्योरिटी है कलर्ड मैटर की वो आके एड्जॉर्ब हो जाएगी। फिर इनका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, ये पीपीटी की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर का जो पानी है वो प्योर हो जाता है। फिर उसको सेपरेट करते हैं हम फिल्टर के थ्रू, और भी फिर हम उसको रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पानी के अंदर से कलर्ड मैटर को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो एड्जॉर्बेंट की मदद आप ले सकते हो। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर में भी ये काम आता है। इन क्योरिंग डिसीजेस, बीमारी वगैरह को भी में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली गई है जो बीमारी कॉज कर रही है, या कोई वायरस या बैक्टीरिया चला गया है, तो ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं। वो ड्रग क्या करते हैं, अपने सरफेस पे उनको एड्जॉर्ब करके या तो किल कर देते हैं या उनके मैकेनिज़्म को, एक्शन को प्रोहिबिट कर देते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो अलग अलग मैकेनिज़्म होता है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बहुत सारे ड्रग्स जो है अपने सरफेस पे जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको एड्जॉर्ब करके किल करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचने में मदद मिलती है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो बहुत सारी गैसेस को सेपरेट करने में भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस काम आता है। इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये आपने पढ़ा भी है क्लास 11th में हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम सेपरेट करते हैं, वो वाटर के अंदर से हार्डनेस को सेपरेट करते हैं। एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जियोलाइट का, जिसमें हम टैंक लेते हैं, फिर यहाँ से हम हार्ड वाटर को पास करते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ पे वो मोटी रेत होती है, फिर ऊपर हमने जियोलाइट भरे होते हैं। जियोलाइट हमारे क्या होते हैं, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। तो जब ये हार्ड वाटर इनसे पास हो के जाता है तो जिस भी आयंस की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो भी आयंस होते हैं जिनकी वजह से वाटर हार्ड होता है, तो ये क्या करते हैं, उन जियोलाइट्स अपने सरफेस पे उन आयंस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ऊपर क्या भेजते हैं, प्योर वाटर। फिर हम उस प्योर वाटर को जो है अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वाटर को सॉफ्ट करने के भी काम आता है, उसमें से हार्डनेस रिमूव करने के भी काम आता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि भाई कहाँ कहाँ एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो काम आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। आज के लिए इतना ही, और एड्जॉर्प्शन वाला पोर्शन जो है हमारा वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें भी होती हैं, बट मैंने उन्हीं टॉपिक पे फोकस किया है जो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते हैं उन पे हम क्यों फालतू का डिस्कशन करके आपका समय या मेरा समय ख़राब करें। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कैटालिसिस प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।